एनीवे तो हम इतना जब क्लोज हो गए तब एक दिन उन्होंने खुद एक दिन बुलाया मुझे, एक गणपति का समय था 96 में, आपने राज्यसभा वाली बात की, तब मैं वहां आ रहा हूं अभी। तो 96 में गणपति हम लोग 94 में लाना घर पे शुरू कर दिए थे। मेरी वाइफ महाराष्ट्रीयन है, तो उन्हें बोला कि अब हम करते हैं। उनके जो फादर थे वो गणपति रखते थे, तो बोले कि अब मेरे पास तो कोई बेटा है नहीं, तुम लोग रखो। तो हम मैं रखना शुरू किया। तो हम गणपति दूसरे तीसरे साल थे हमारे, तो 1.5 दिन के रखते थे। तो जो गणपति के विसर्जन जिस दिन है, उस दिन मैं सिर्फ बोला कि 2 घंटा ऑफिस होकर आता हूँ, फिर जाके विसर्जन को ऑफिस गया हूँ। तो मुझे बताया जा रहा है कि मातोश्री से फोन है और बाड़ा साहब बुलाए हैं। तो मोबाइल था नहीं। तो मैंने कहा अभी इतना अर्जेंटली क्यों बुलाए भाई, मतलब क्यों, गलत होता है तो बुलाते नहीं है, फोन करके डांटते हैं कि तू अपना बिहारी पत्रकारिता अपने पास रख, हाँ ज्यादा ड्रामा मत कर। इसे क्यों लिखा है सब और कभी अच्छा लिख दो तो कभी तारीफ करते नहीं थे। तो मेरे को अच्छा तो लिखा नहीं, तारीफ करने के तो बुलाएंगे नहीं, और कुछ गलत होता तो फोन करके डांट देते हैं। तो अभी क्यों बुला रहे हैं? तो मैंने कहा चलो जाते हैं भाई। तो मैंने गाड़ी उठाई, निकल गए हम लोग। तब तक मेरे को जीप दे दिए थे कंपनी के लोगों ने। हम वहाँ पहुँचे तो उनका एक पीए था चंद्रमणि, आपको याद है चंद्रमणि? लंबा काला काला। तो वो ऐसे हमेशा जींस में से हाथ रख के उन्हें, क्या निरुपम जी तुम, क्या निरुपम जी 1 घंटा लेट हो? मैंने कहा मेरे को टाइम ही मिला, अभी साहब अभी निकलने 1 घंटे से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तो मैंने कहा भाई मुझे जब मैसेज मिला भागे भागे आ रहा हूँ आज। तब वो प्रबोधन का ठाकरे वो नहीं था, तब बनने वाला था। और वो सबसे बड़ा जो समोर हाँ प्रबोधन का ठाकरे फ्लायओव्हर तो तिकडे आज लोकांना तिकडे एक ब्रिज दिसतो ना, पण तिकडे मोठा ट्रैफिक जाम होतो पूर्वी। एनीवे तो मैं बात हो गया, जैसे ही मैं पहुंचा हूं वो निकल रहे। फिर पिछली बार जब मैं गया था तो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बाहर निकल रहे थे, इस बार अपने केबिन से लता दीदी के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो मैं जैसे ही गया तो बात पैर छुआ, लता दीदी का पैर छुआ मैंने। तो दादाजी बताया की निरुपम आमच्या हिंदी, म्हणलं हो मी रखतो, मी कधी कधी वाचतो यांच्या न्यूजपेपर, बरं याला मी राज्यसभामध्ये पाठवतो, मेरे को नहीं बोल रहे याला मी राज्यसभामध्ये पाठवतो। मैंने कहा अच्छा। तो तू लेट हो गया, उद्धव बैठे हैं, उद्धव के साथ जाके बैठे बात कर। मैं ठीक है चले गए उधर। फिर मैं उद्धव जी के पास जाके बैठा। मैंने कहा ऐसे साहब, हाँ कल लास्ट डेट है, आज मेरा विसर्जन है, कल लास्ट डेट है और कल नॉमिनेशन भरना है, 3 बजे तक का टाइम है, देसाई साहब से बात कर लो। वो भी उठ के चले गए। हमने देसाई साहब आगे भागे, मैंने कहा मैं विसर्जन के लिए जाऊं कि इधर जाऊं, चलो कम से कम देसाई साहब से तो मिल लो। मैंने कहा ऐसे बोल रहे हैं लोग, आपका कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ मेरा ही। देसाई साहब को नहीं पता उनको भी हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तो सब सडनली आया, मैं तो कुछ मांगा भी नहीं था। इंटरेस्टिंगली उसके 2 दिन पहले, ये मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे था, संडे मैं उनके घर गया था, मुझे कुछ काम था। तो मैंने देखा था उनके बाहर हॉल में कन्हैयालाल गिडवानी और उनके जैसे 4-5 और कई एमएलएस, उधर परवेश दमानिया, राज ठाकरे आ रहे हैं जा रहे हैं, मनोहर जोशी भी आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं, मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ, परवेश दमानिया म्हणजे त्यावेळेस दमानिया एअरवेज दमानियाचे मालिक, त्याचे मालक होते। आणि कन्हैयालाल गिडवाणी जे आदर्श स्कॅम मध्ये ज्यांनी ते आदर्श सोसायटी पूर्ण बनवली ते कन्हैयालाल गिडवाणी। त्यावेळी आदर्श काही एक्झिस्ट नाही, आदर्श नव्हतं त्यावेळेस। पण कन्हैयालाल गिडवाणी आदर्श पेक्षा ते मोठे व्यापारी होते आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे एक पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड व्यापारी होते। आणि ते मनोहर जोशीचे खास माणूस आणि परवेश दमानिया राज ठाकरेचे खास माणूस। राज ठाकरेच्या आग्रहामुळे परवेश दमानियाला लोकसभामध्ये एक अहमदनगरची उमेदवारी दिली गेली, 96 मध्ये लढवली, हां ते पडले होते। तो राज ठाकरे परवेश दमानियाला राज्यसभामध्ये पाठवा हा त्यांचा एजेंडा होता आणि गिडवानीला पाठवा है मनोहर जोशी का मुख्यमंत्री का एजेंडा। और उस भीड़ में 2 दिन पहले मैं गया था वहाँ उनसे मिलने कुछ काम से, तो बहुत लोग बैठे थे, मुझे मैंने मैसेज दिया तो बुला लिए। बोला कहा है? तो मैंने बोला मैंने ठीक है, तू ठीक है कल परसों कल आ जाना, ठीक है कल बच कल पैर बच हुआ निकल गया। मैंने देखा तो मेरे साथ कोई एक लड़का था, मुझे याद नहीं आ रहा, बोला कि सब राज्यसभा के लिए चल रहा है इतना, तो आप क्यों नहीं मांगना? बोले बाप रे इतने भारी भारी लोगों में हमको कौन पूछने वाला है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है इसमें। तो बोले नहीं मुझे नहीं पढ़ना इसमें। तो उस माहौल में से अचानक मुझे बोला गया कि आप कल लास्ट डेट है और आप जाकर नॉमिनेशन भरिए। तो तुमचा जो एक प्रश्न होता काय कसं तुम्हाला राज्यसभा कसं मिळाली, ह्याचा ऐसा पूर्ण कहाणी पूर्ण कथा। हा कसं वाटलं, म्हणजे तुम्ही मुंबईत आलात पत्रकार होण्यासाठी, पांचजन्यमध्ये काम करत होता, जनसत्तात नोकरी लागली म्हणून आलात आणि 8 वर्षामध्ये तुम्ही शिवसेनेसारख्या पक्षाचे राज्यसभा सदस्य झालात, ते पण म्हणजे उत्तर भारतीय, की शिवसेना म्हणजे मराठी माणसांची संघटना आणि डायरेक्ट एका उत्तर भारतीय माणसाला की ज्याला संजय राऊतांनी सामनामध्ये आणलं, संजय राऊतांना पण खूप नंतर मिळाली आणि वेगळाच माणूस घेऊन गेला राज्यसभा सीट। कसं झालं, कसं आहे, कोणी तुमचं नाव कोणी सजेस्ट केलं?
मला माहित नाही. बहुतेक बाळासाहेबांना असा एक साहेबांना मला सांगितलं नंतर कि तू अच्छी हिंदी बोलता है, अच्छा हिंदी लिखता है और हमको हिंदी भाषी लोग चाहिए राज्यसभा में बोलने वाला. बोला ये लोग को भेजता हूँ, लोग क्या मराठी बोलता है हिंदी बोलता है कुछ समझ में नहीं आता. तो बोला कोई तुम्हारा जैसा आदमी जाना चाहिए वहाँ. उससे पहले मुकेश पटेल गए थे. मुकेश पटेलचा भी काय उपयोग नाही. मुकेश पटेल भी व्यापारी थे, कोई पॉलिटिकल आदमी प्रीतिश नंदी गए थे. प्रीतिश नंदी मेरे बाद आए. आपके बाद? प्रीतिश नंदी मेरे बाद आए. मेरे को 98 या 2098 में आए थे प्रीतिश नंदी. तो प्रीतिश नंदी तो विषय नंतर आला. तो एक तू एक हिंदी स्पीकिंग आहे तर तुला एक पॉलिटिकल समज आहे मला असं वाटतो. तर तुझ्या ते चांगला काम कर. आणि शिवसेनेला आता तुम्ही या वेगवेगळ्या राज्यामध्ये तुम्ही जा आणि काम करा शिवसेनेसाठी. मैंने ठीक है साहब कोई बात नहीं. तो मैं तो एज ए जर्नलिस्ट में बैठा था. फिर मैंने अचानक हुआ कि अपना रोल चेंज हो रहा है. अपना रोल चेंज हो रहा है तो अब अपने को एक पॉलिटिकली काम करना है. संजय राऊतांची काय प्रतिक्रिया होती? मुझे एक बाळासाहेब खुद बोले थे 2000 में मेरा वो था रिपीट करना था सेकंड टर्म. हाँ मतलब ये 4 साल का था. ये बाय इलेक्शन था. बाय इलेक्शन सुरेश कलमाडी मुळे मिळाला होता. सुरेश कलमाडी राज्यसभाचे सदस्य होते. सुरेश कलमाडी 96 मध्ये उभे होते पुणे लोकसभामध्ये. ते जिंकून आले. त्यानंतर एक वॅकन्सी झाली. तो ज्यांची सत्ता होती, ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्यांचा एक उमेदवार जाऊ शकतो. तो शिवसेनेला सांगितलं की आम्हाला द्या सीट आणि भाजपने दिला त्यांना शिवसेनेला. तो यामुळे एक शिवसेनेची एक सीट होती. तो 2000 मध्ये मला एक रिपीट करण्याचा एक विषय आला होता. तेव्हा मुझे बाळासाहेबांनी सांगितलं कि तो मैंने कभी मांगा भी नहीं था. ठीक जिस समय रिपीट होना था उसके एक हफ्ते 10 दिन पहले उद्धव जी रणथंबोर जा रहे थे. तो मुझे बोले तुम आओगे? मैंने कहा पार्लियामेंट फोटोग्राफी के लिए. हाँ तो टाइगर्स फोटोग्राफी के लिए. तो तुम आओगे? मैंने कहा आ जाता हूँ साहब. तो भी था, मिलिंद भी था साथ में. उनका एक दोस्त था अश्विन शेट्टी. तो वो लोग सब लोग तो मैंने कहा ठीक. तो उन्हें ताजबाज बुक किया था उद्धव जी ने. हम लोग ताज में साथ में थे. ठीक मतलब हफ्ते भर के अंदर ऐसा कुछ होना है. लेकिन पूरे 3 दिन हम लोग साथ में थे. सिर्फ टाइगर फोटो वोटो खाना वाना करते रहे. कभी मैंने राज्यसभा का जिक्र तक नहीं किया. मैंने देना है साहब दो, नहीं देना मत दो, ये आपका है भाई. हम कोई राज्यसभा में मिलेगा इसलिए तो नहीं आए थे ना आपके पास. आपको लगता है अच्छा काम किया तो देंगे. लेकिन कभी मैंने कोई बात भी नहीं की. लौट के आया तो यहाँ मराठी अखबारों में छप रहा है. निरुपमने पुन्हा एकदा नक्की केली आणि उद्धवजी से बोलने गेला. मैंने उद्धवजी बोला साहब मैंने कुछ बोला क्या? बोला नहीं तुमने कुछ नहीं बोला, लेकिन सब छापने दो. ये सब छपवा रहे थे सब. तो उस समय बड़ा साहब मुझे 2000 में मेरी राज्यसभा होने के बाद या उसके पहले मुझे याद नहीं आ रहा, बोले कि आला होता तो राऊत माझ्याकडे. मैंने कहा साहब मुझे काय केली आहे? बोला मेरे को की मी काय आता मला तुम्ही राज्यसभा पाठवा. तो मी सांगितलं नाही आता नाही, तर सध्या निरुपमला पुन्हा पाठवायचं. तो मी काय सामनामध्ये कलम घिसू काय? तो मैं उसको बोला कि क्या तुमको सामना में राज्यसभा भेजने के लिए लाया था क्या? तो बोले चुपचाप काम करो भी. तो मैं कुछ नहीं बोला. मैं बहुत ज़्यादा उनके इश्यूज में पड़ता नहीं था. मैंने हाथ जोड़ के निकल के आ गया. तो मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करके मांग करके लिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता. ये इसके गवाह आज कम से 2-3 लोग तो हैं. कम से उद्धव जी तो है, बाला साहब ने उद्धव जी तो हैं.